हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है, अमेरिकन में न्यायिक पुनरीक्षण क्या होती है, यानी जो जुडिशल रिव्यूज इन यूएसए, जो कि हम बार बार चर्चा कर रहे थे, पुनर्निरीक्षण की बात। तो आखिर पुनर्निरीक्षण होती क्या है और इसमें क्या आलोचना किया गया है और क्या महत्व है, इसके विषय में जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या होता है। इसमें फाइनर्स ने साफ शब्दों में इस बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया था कि न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिकन लोगों की राजनीतिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण देन है। यह सत्य चाहे न भी हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायिक पुनरीक्षण की प्रणाली को जिन देशों ने अपनाया है उनमें भारत भी शामिल है। अधिकतर अमेरिकन विधि से ही अधिक जो है प्रभावित हुए थे और इस बात को जो है सम्मिलित भी किए थे। न्यायिक पुनरीक्षण का अभिप्राय उस शक्ति से है जिसके अधीन जो है न्यायालय विधान पालिका के कानूनों तथा कार्यपालिकाओं के आदर्शों का जो है अवरोध घोषित कर सकती है। यानी पुनरीक्षण करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया हो या आपका जो है कांग्रेस के द्वारा। यानी विधान पालिका कार्यपालिका के जो भी आदेश जारी किया जाता है उसका पुनरीक्षण करने का आदेश जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। यदि ये जो है संविधान के विरुद्ध हो तो अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रयोग केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है, बल्कि निम्न संघीय न्यायालय तथा राज्य के न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो है संबंधित सभी मुकदमे जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतिम माना जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्याय जो होती है अंतिम यहाँ पर रखा जाता है। बात यहाँ करें न्यायिक पुनरीक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जानना बहुत रोचक होगा कि न्यायिक पुनरीक्षण का जो है अमेरिकन संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रणाली की कार्यविधि में इतना महत्व होते हुए भी इनका जो है अमेरिकन संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण के सिद्धांतों की घोषणा जो है सन 1803 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने किया था कि मरवरी बना जो है मेडिसन्स के मुकदमे में की गई थी, और 3 मार्च 1801 ईस्वी में को राष्ट्रपति एडम्स के जो है मार्वरीज को जो है कोलंबियस के प्रांत में जो है न्यायाधिकार नियुक्त किया गया था, और नियुक्ति संबंधी आदेश जो है मारवाड़ी को भेजे जाने से पहले ही राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई थी। नए राष्ट्रपति जेफरसन व उनके मंत्री मैडिसन ने नियुक्ति संबंधी आदेशों को जो है मारवाड़ी को भेजने से इनकार कर दिया, जो कि बहुत
अलग बात यहाँ पर आ जाती है। इन पर जो है मारवाड़ी ने सन 1789 ईस्वी में 1789 के न्यायपालिका एक्ट की व्याख्या के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध परामर्श जारी करने की प्रार्थना भी किया था और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्यायाधीश मार्शल ने अपना मत दिया कि मारवाड़ी अपनी नियुक्ति संबंधी आज्ञा पाने का अधिकार है, पर सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उस आज्ञा को मारवाड़ी को दिए जाने का परामर्श दे सके, क्योंकि 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत संविधान न्यायालय के परामर्श जारी करने का अधिकार दिया गया था वह स्वयं संविधान के अनुच्छेद 3 के विरुद्ध था। कहते हैं अगर बात यहाँ पर किया जाए, मुख्य न्यायाधीश के मार्शल ने यह भी कहा कि संविधान जो सरकार के ढांचे की व्याख्या करती है वह स्वयं एक कानून है और वह जो है देश जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा किसी और कानून के साथ जो है झगड़ा उत्पन्न करने होने की स्थिति में जो है अवश्य ही सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। कहते हैं न्यायाधीश जिन्होंने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली होती है, संविधान तथा कानून के झगड़ा उत्पन्न होने की स्थिति में संविधान की धाराओं पर दृढ़ रहेंगे, न कि कांग्रेस के कानून पर। मार्शल ने यह भी घोषणा की कि जो है संविधान तथा कांग्रेस के कानून में झगड़ा उत्पन्न होने की दशा में कांग्रेस को कानून का अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास ही रहेगा। मार्शल की इस बात से कई लेखक तथा जनता का एक बहुत बड़ा भाग सहमत नहीं था, परंतु न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत आजकल सरकार का महत्वपूर्ण भाग बन चुका है और आज भी कई लोग मार्शल के विचारों से सहमत नहीं होते हैं, परंतु मार्शल के विचारों का समर्थन करने वाले की संख्या उनके मत का विरोध करने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। इसमें बेर्गन ने साफ शब्दों में कहा था कि इस साधारण शक्ति का जो है 1803 से ही विरोध किया गया है, हटाने के लिए जो है घात किए गए हैं, इसका कभी भी अंत न हुआ। न्यायिकों में सार्वजनिक जो है क्रोध का सम्मान किया, परंतु कभी भी जो है उसमें अपने अधिकारों को कम नहीं होने दिया। मार्शल ने अपना सिद्धांत लिखित संविधान के अंतर्गत काम करने वाले सरकार की सीमित विधियों शक्तियों पर आधारित करके जो है विधानमंडल की शक्तियों को सीमित किया गया। इसमें मिनरो ने भी अपना साफ शब्दों में बात कहा कि न्यायिक पुनरीक्षण की सर्वोच्च न्यायालय के वह शक्ति है जिसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून अथवा किसी राज्य के संविधान की किसी भी व्यवस्था अथवा कानून जैसे प्रभाव वाले और किसी भी सार्वजनिक नियम के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुकूल है या नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एल्सवर्थ ने भी लिखा है कि यदि संयुक्त राज्य का शासन अपनी शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन करे अथवा संविधान द्वारा असामान्य कोई विधि स्वीकृति करे तो वह अनियमित मानी जाएगी और संघीय न्यायाधीश की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वस्थ होने के चाहिए उसे अनियमित घोषणा करेगा, लेकिन दूसरी ओर यदि अपनी सीमाओं का उल्लंघन करे तो ऐसी अवधि को स्वीकृति करे जो संघीय संविधान के अधिकार का जो है आक्रमण स्वरूप हो तो अनियमित होगी और न्यायप्रिय संवैधानिक न्यायाधीश उन्हें जो है अनियमित घोषित भी कर सकता है। यदि बात यहाँ पर करें न्यायिक पुनरीक्षण का ढंग तथा प्रभाव की, आखिर किस ढंग से की जाती है और इसका क्या प्रभाव रहता है, तो ये कहते हैं अमेरिकन जनता में एक भ्रम है कि जो है न्यायिक पुनरीक्षण का प्रयोग करने की सही ढंग क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक गलत विचारधारा के अनुसार कांग्रेस के प्रत्येक एक्ट तथा राज्य के विधानमंडलों के प्रत्येक एक्ट के कानून बनाने से पूर्व जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि अमेरिकन न्यायालय उन्हीं मुकदमे का निरीक्षण करती है जिन्हें सामने आए होते हैं, यानी अमेरिकन न्यायालय जो है विधानमंडलों के कानून बनाने से पूर्व परामर्श नहीं देता है। यानी इसको साफ शब्दों में समझा जाए तो आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी केस आता है तो उसमें उसी पे ही निरीक्षण करता है, ना कि वो किसी चीज़ के लिए वो जो है परामर्श देता है। तो ये बात साफ शब्दों में समझ में आ गया होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो बातें आती है उसी पे ही वो अपना जो है पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का जो है प्रावधान का रूल लागू करता है। इसमें डीमार्क और डीमार्कर्स ने साफ शब्दों में कहा था कि जो है न्यायिक पुनरीक्षण में निम्नलिखित पड़ाव आते हैं। प्रथम, झगड़े की पार्टियां न्यायालय के समक्ष आती है, यानी झगड़ा जब उत्पन्न होता है तो न्यायालय के पास जाया जाता है। झगड़े का निर्णय किसी कानून के धाराओं पर निर्भर करती है। कहते हैं न्यायालय उन धाराओं का अध्ययन भी करता है और अवैध घोषित भी कर सकता है यदि वह देखे कि विधानमंडलों के संविधान के अंतर्गत वह कानून बनाने की शक्ति नहीं है अथवा कानून की धाराएं संविधान के विरोध करती है अथवा कार्य पद्धति ठीक से नहीं चलाई जा रही है। बात करें यहाँ विधानमंडल के कानून को जो है न्यायालय के सामने लाया जाता है, या तो वो सार्वजनिक होती है या असंवैधानिक घोषित किए जाएंगे।
यदि न्यायालय यह घोषित कर दे कि विधानमंडल का कानून संविधान के विरुद्ध नहीं है तो इसमें जो है कानून बनाने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, यानी उसमें जो है प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा, परंतु जनता उस कानून का अधिक सम्मान करने लग जाएगी। अमेरिकन जनता में संविधान के लिए बहुत सम्मान है, इसलिए जब न्यायालय कानून के जो है असंवैधानिक घोषित कर दे तब उस कानून का प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है, अथवा इस कानून का महत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह कानून नहीं रह जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून को अवैध घोषित करने से पूर्व जो कुछ हुआ है वह सब कुछ रद्द कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात आती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि न्यायिक पुनरीक्षण का पर क्या सीमाएँ हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी सीमाएँ। तो यहाँ पर बात आ गया है कि लिमिटेशन ऑफ द जुडिकल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरीक्षण पर जो है क्या सीमाएं हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। इसमें बताया गया है कि अगर हम प्रथम सीमाएं की बात करें तो इसमें 5 सीमाएं जो है लागू किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। तो इसमें प्रथम बात यही आती है कि प्रथम न्यायालय उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं जो उसके सामने मुकदमे के रूप में आते हैं, यानी ये साफ शब्दों में इनकी सीमाएं हैं कि जो उसको अवैध घोषित कर सकता है जो मुकदमा के रूप में उच्च न्यायालय के पास जाए। इस बात पर सब सहमत है कि कानून का अवैध तभी घोषित किया जाए जब कानून को जो है असंवैधानिकता बिना किसी भ्रम को स्पष्ट हो, यानी कानून की केवल उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित किया जा सकता है जो संविधान के विरुद्ध होती है, न कि समस्त कानून को। सारे कानून को तभी अवैध घोषित किया जाता है जब कानून की एक धारा का अर्थ दूसरे धारा से संबंधित हो, यानी न्यायालय राजनीतिक प्रश्नों पर न्यायिक पुनरीक्षण का प्रयोग नहीं करेगा, यानी इसमें जो है राजनीतिक को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। न्यायिक उस कानूनों को अवैध घोषित नहीं करेगा जो उसके अनुसार बुद्धिमत्ता के पास नहीं किए गए हों या जो क्रूरतापूर्वक हो। कहते जब तक वह संविधान की धाराओं के विरुद्ध न हो, उन सीमाओं से स्पष्ट है कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग न्यायालयों के कुछ सीमाओं को अंतर्गत रहकर करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। यदि बात यहाँ पर करें हम कि कानून को संवैधानिक घोषित करने की मात्रा, तो कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान व्यक्ति जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, यही समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक कानूनों को अवैध घोषित किया होगा और आजकल कह भी रहे हैं, परंतु वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस शक्ति का जो है प्रयोग बहुत कम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 70 वर्ष पश्चात तक केवल 2 मुकदमे में ही कानून को अवैध घोषित किया गया है, परंतु धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का प्रयोग अधिक करना आरंभ कर दिया है। कहते सन 1933 से 1999 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 13 संघीय कानून तथा 20 राज्य कानून को अवैध घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के कानूनों को राज्य के कानून की अपेक्षा कम अवैध घोषित किया है। अगर देखें सन जो है 1868 के बाद, तो कहते हैं 14 संशोधन में सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानून का अवैध घोषित करने के लिए एक प्रकार की वीटो पावर शक्ति प्राप्त दिया गया है। इसमें फाइबर ने के अनुसार जो है 1947 तक सुप्रीम कोर्ट को जो है 76 कानूनों को अवैध घोषित किया था और सन कहते 1954 के ब्राउन वर्जस यानी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मुकदमे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि निग्रो विद्यार्थियों के लिए अलग शिक्षा का प्रावधान करना जैसा कोई शिक्षा बोर्ड ने किया है, यानी इसमें जो है निग्रो विद्यार्थियों के लिए अलग शिक्षा का प्रबंधन करना जैसे कि शिक्षा बोर्ड ने किया है संविधान के आधार के विरुद्ध है, यानी यह निग्रो के विद्यार्थियों के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि ये गलत है, संविधान की धाराओं के विरुद्ध है। अंततः इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, जो कि न्याय उचित भी था। फर्गुसन ने साफ शब्दों में इस बात को कहा था और लिखा था कि सन जो 1965 तक सुप्रीम कोर्ट ने 90 संघीय कानून को अवैध घोषित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के कानूनों को बहुत अधिक संख्या में अवैध घोषित किया भी है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर बात हम यहाँ पर करें कि न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना की, तो ये भी जानना जरूरी है कि क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिकल व्यू में क्या बात आती है। तो इसमें बात जो यही आती है कि न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना में जो है पहला आता है पॉइंट, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति गैर संवैधानिक है, यानी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की जो है संविधान में वर्णन नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति को हासिल भी किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करना स्वयं असंवैधानिक है, यानी इस पर आलोचना जो है वास्तविकता को दर्शाती है।
इसमें अगर बात करें आलोचना में तो दूसरी तो यही होती है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध, यानी न्यायिक प्रोडक्शन की शक्ति जो है प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। और प्रजातंत्र में कानून जनता द्वारा स्वयं अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं। अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण कानून जनता के प्रतिनिधियों अथवा जो है विधानमंडल के द्वारा बनाए भी जाते हैं और विधानमंडल जनता की इच्छा अनुसार कानून बनाता है। अंततः सुप्रीम कोर्ट जो है विधानमंडल के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की इच्छा को रद्द किया है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जनता की इच्छा पर एक बड़ी सीमा लगा दिया गया है। प्रजातंत्र से जो है प्रभुत्व सदैव जनता के पास होती है, न कि न्यायपालिका के पास। इसके अतिरिक्त अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से नियुक्त किए जाते हैं, न कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार पुनरीक्षण की शक्ति जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। यदि बात आगे करें हम तीसरे पॉइंट के, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का मूल्य कार्य विवादों को निपटना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बताया गया है यही बात कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इस शक्ति का जो है फलस्वरूप न्यायपालिका अपने मौलिक कार्य करना भूल गया है। अब इसका कार्य विवादों के निपटना नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों के निर्धारण में हाथ बटाना हो गया है। और इसमें जो है व्यवस्थापिका के कार्य को बहुत हद तक अपने हाथों में ले लिया गया है और अपनी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है अनिर्वाचित उच्चतर व्यवस्थापिका बन बैठी है। और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है कांग्रेस के तीसरे सदन बन बैठा है, यानी कांग्रेस के जो है तीसरा सदन के रूप में जो है न्यायाधीशों के रूप में दिया गया है, जो कि आलोचना का पात्र बन गया है। इसमें बैरगन ने साफ शब्दों में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका और व्यवस्था पालिका के कार्यों को एक तृतीय सदन के रूप में नियमित करने लगी है और यह प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के सदैव विरुद्ध रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रख गया। अगर बात यहाँ करें अगले पॉइंट का, जिसमें कांग्रेस अनुदात्तदायी संस्था बन गई है, यानी कांग्रेस को जो है अनुदात्तदायी संस्था बना दी गई है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इससे विधानमंडल का जो अनुदायी संस्था के रूप में कार्य करता है। इसमें बैरगन ने ठीक ही लिखा है कि अमेरिकन विधानमंडल सदैव ही आश्रित स्थिति में रहता है और वह स्वाभाविक बच्चों के सामान्य कार्य भी करता है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की जो है विधानमंडल सदैव गैर जिम्मेदारी संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह कानून बनाने में लापरवाही भी कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि यदि कोई कानून गलत होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप अवैध घोषित कर देगा। इसके अतिरिक्त जब कांग्रेस के बनाए हुए जो है कानूनों को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है, तब इससे कांग्रेस के सम्मान को धक्का पहुंचता है। और फाइनली भी इस बात को भी मत रूप में प्रकट किया था। यदि बात यहाँ पर करें व्यक्तिगत निर्णय का, तो ये भी जो है आलोचना का पात्र बन जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना का एक अन्य कारण यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे में क्या निर्णय देता है, यह अधिकतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधाराओं पर निर्भर करता है। ये ठीक है कि न्यायाधीशों का आशा की जाती है कि वे राजनीतिक क्षेत्र में अलग होकर अपना जो है कार्य करेंगे, परंतु न्यायाधीश मनुष्य ही है और प्रत्येक मनुष्य को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार होते हैं। इसमें जो है आर्क और रे ने साफ शब्दों में इस जो है शब्द को आलोचना भी किया था कि इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना भी की गई थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यदि बात यहाँ पर करें कानून नहीं बल्कि नीति की रद्द होती है, तो एक अन्य आधार पर यह न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना की बात आती है। वह है कि सुप्रीम कोर्ट जब कांग्रेस के किसी कानून को अवैध घोषित करती है तो इससे उस कानून के पीछे नीति को रद्द किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कानून को ही रद्द नहीं करती है बल्कि सरकार की नीतियों को भी रद्द करती है। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि सरकार की नीति को बनाने का कार्य कांग्रेस तथा राष्ट्रपति का है, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट को इस अधिकार को समाप्त करने के लिए जोर दिया जाता है। तो कानून नहीं बल्कि नीति को रद्द होती है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस और राष्ट्रपति को ही कानून बनाने की इजाज़त दिया गया है, न कि सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें भूमिका नहीं होना चाहिए। यदि बात करें न्यायाधीश राजनीतिक विवादों में आ जाते हैं, तो इसमें
फाइनल ने साफ शब्दों में कहा था कि न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना करते हुए लिखा है कि इससे न्यायालय राजनीति के वाद विवाद में आ जाते हैं और न्यायालय का मुख्य कार्य न्यायिक पुनरीक्षण नहीं बल्कि न्याय करना होता है। जब न्यायाधीश किसी कानून को अवैध घोषित करते हैं तो इससे कानून के पीछे नीति भी रद्द हो जाती है, जिससे उस नीति के समर्थक और न्यायाधीशों की आलोचना करते हैं और इस तरह न्यायाधीशों की सम्मान को बहुत बड़ी धक्का पहुंचता है। न्यायिक पुनरीक्षण का यही सबसे बड़ा दोष माना जाता है, जहां पर इसमें न्यायाधीश की आलोचना की जाती है, जिसमें सम्मान को बहुत धक्का लगता है क्योंकि पुनरीक्षण नहीं हो पाती है। अगर बात करें अगले पॉइंट का, तो इसमें यही बात आ जाती है कि जन कल्याण के कानूनों को अवैध घोषित भी किया गया है, जो कि बहुत बड़ा आलोचना का यहाँ सबब बनती है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति को आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इससे कई बार जनता की भलाई के कानून को भी अवैध घोषित कर दिया जाता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की यह शक्ति गतिशील लोकतंत्र के रास्ते में रुकावट खड़ी करती है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रिकवरीज एक्ट यानी नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट तथा एग्रीकल्चर एजेंटमेंट एक्ट को, जो जनता की भलाई के लिए एक्ट थे, अवैध घोषित कर दिया था। इस एक्टों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा के कई कानूनों को अवैध घोषित करके पूंजीपतियों के हितों की रक्षा भी की थी। न्यायाधीशों के विचार तथा कुलीन तंत्र ये होते हैं जिस कारण वो लोकतंत्रात्मक और प्रगतिशील नीतियों के विरुद्ध हो जाते हैं। इसमें टर्केबल्स के अनुसार यदि कोई मुझे प्रश्न करे कि अमेरिकन कुलीन तंत्र कहाँ निवास करता है, तो मैं बिना हिचकिचाहट से कह सकता हूं कि यह न्यायालय में निवास करती है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, वह न्यायिक प्रश्न बन जाता है। लस्की का विचार है कि न्यायपालिका की इस प्रवृत्ति के कारण ही अमेरिका में लोकतांत्रिक परामर्श का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अगर अगला पॉइंट बात करें, हम कहते हैं अगर बात करें निर्णय साधारण बहुमत के लिए किए जाते हैं तो ये उसमें कोई बुराई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति का आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इसका सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 5 न्यायाधीश किसी कानून को अवैध घोषित कर दे तो वह कानून रद्द हो जाएगा, चाहे वह 4 न्यायाधीश उस कानून के पक्ष में क्यों न हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि न्यायाधीशों के मत से कानून को रद्द कर दिया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति के आचार्य को समाप्त किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर बात करें न्यायिक पुनरीक्षण का उपयोग का, तो कहते हैं न्यायिक पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना की गई है, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इसका कोई लाभ नहीं है अथवा इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए गए हैं। तो इसमें पहला तर्क यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति के पक्ष में सर्वप्रथम यह तर्क दिया गया है कि संविधान के लोगों को अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कांग्रेस तथा कार्यपालिका के कार्यों पर विभिन्न सीमाएं लगाई गई है। यदि कांग्रेस तथा कार्यपालिका की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण न हो तो उसे लोगों के अधिकार तथा स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के कार्यपालिका को अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने से रोक भी सकती है। यदि बात यहाँ पर करें दूसरी पॉइंट की, तो यही बात आया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ सरकार की स्थापना की गई है और संघीय सरकार में सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का होना आवश्यक है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार के राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करने से रोका है और इस प्रकार राज्य के अधिकारों की रक्षा करके संघीय सरकार को सफल बनाया भी गया है। इसलिए मुनरो ने सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति का समर्थन करते हुए लिखा भी है कि यदि न्यायालय के कोई भी विभिन्न अंग अपनाया होता है तो अमेरिकन संविधान के 48 एवं 50 है और प्रतिद्वंदी राज्यों के बहुमुखी राक्षस हो जाता है। तो ये बात काफ़ी क्लियर यहाँ पर आ जाता है। यदि बात करें तीसरी पॉइंट की, जिसमें अमेरिकन संविधान शक्तियों के पूर्तिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके कारण कार्यपालिका तथा विधान पालिका के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दोनों को एक दूसरे को कार्य क्षेत्र से हस्तक्षेप करने से रोक दिया है और न ही किसी को तनाशाह बनने दिया है। तो इसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी था कि न्यायपालिका संतुलित चक्र है, यानी जुडिशरी इज द बैलेंस व्हील्स ऑफ द होल सिस्टम।
यदि बात करें हम चौथे पॉइंट की, तो इसमें यही बात आया है कि सरकार के तीनों अंगों में जो है न्यायपालिका की शक्ति कम है और इस प्रकार बहुत ही कमजोर संस्था माना गया है। न्यायपालिका के ना तो वित्त पर नियंत्रण है और न ही तलवार पर, अर्थात देश के वित्त पर कांग्रेस का नियंत्रण है, जबकि देश की सेनाओं पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। और यह सत्य है कि जिस व्यक्ति अथवा संस्था का इन दोनों में से किसी एक पर भी नियंत्रण नहीं है, वो सदैव ही कमजोर संस्था मानी जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन तीनों अंगों में संतुलन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति हो। इस शक्ति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट जो है कांग्रेस पर और राष्ट्रपति पर कुछ नियंत्रण कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। अगर समझने की बात है यहाँ पर समझना चाहोगे तो एक बात साफ होता है कि आपको पता है कांग्रेस का जो है वित्तीय चीज़ों पर पूरा नियंत्रण है, ठीक है, और राष्ट्रपति का नियंत्रण जो होता है सेनाओं पर होती है। तो इसमें जो पुनरीक्षण की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को मिला हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। यदि बात करें यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 5वां पॉइंट के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट की न्याय पुनरीक्षण शक्ति के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का सीमित प्रयोग किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित किया है जो वास्तव में संविधान के लिए जो है विरुद्ध थे। इसमें फाइनल के अनुसार सन जो है 1947 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 58,000 निर्णय में से केवल 76 जो है कांग्रेस के कानूनों के अवैध घोषित किया था। अब देखिए यहाँ पर जो बात किया जा रहा है, यानी 58,000 निर्णय थे और उसमें से सिर्फ 76 कानूनों को ही रद्द किया गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई यहाँ पर जो है खामियां नहीं निकाली जा सकती। कहते हैं अगर 76 में कुछ खामियां थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाला था। तो कहते हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा जगह है जहाँ पर जो है कांग्रेस या राष्ट्रपति पे जो है ब्रेक लगाया जा सकता है, यानी मनमानी करने से रोका जा सकता है। इसमें जो प्रेसिडेंट विलियम्स ने साफ शब्दों में बात कहा था कि न्यायालय की सर्वैधानिक शक्ति व्यक्तिगत अधिकार तथा सरकार के विशेष अधिकार का प्रमुख रक्षक के रूप में है। तो मिनोरो ने भी साफ शब्दों में ये बात को क्लियर किया था कि न्यायालयों के इस महान शक्ति के विरुद्ध कितनी भी असंतुलता क्यों न हो, इसके स्थान पर किसी को भी जो है कार्य योग्य प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। वट एवर डिस्ट्रक्शन ऑफ द मे बी अराइज ओवर द कोर्ट एक्सरसाइज इज द ग्रेट पावर, देयर इज नो वर्केबल सिचुएशन फॉर इट्स। यानी कहने का अभिप्राय यही है कि न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना के बावजूद भी इसको समाप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसकी महानता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है, तो इसकी महानता कभी कम भी नहीं होने वाली है। यदि बात यहाँ पर करें न्याय पुनरीक्षण की सीमित करने की सुझाव, तो देखिए कुछ सुझाव देना भी जरूरी है इसमें कि प्रपोजल तो लिमिट जुडिकल रिव्यू कैसे किया जा सकता है। कहते हैं न्याय पुनरीक्षण का आरंभ जो है सन 1803 ईस्वी में हुआ था और तब से लेकर आज तक इसकी निरंतर आलोचना की जा रही है। जब कोई बड़े महत्व का सामाजिक कानून सुप्रीम कोर्ट के जो है 5 के जो है विपरीत 4 मतों से अवैध घोषित कर देती है, तब जनता सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कड़ी आलोचना भी करती है। आज अमेरिकन जनता इस शक्ति को समाप्त नहीं करना चाहती है, परंतु इस शक्ति को सीमित करने के पक्ष में अवश्य ही है। कहते हैं राज्य में संविधान को संशोधित करने का हाई कोर्ट की इस शक्ति को सीमित कर दिया गया है और इसे संविधान अनुसार राज्य के हाई कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है जिसके पक्ष में 2 या इससे अधिक न्यायाधीश हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पुनरीक्षण शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ निम्नलिखित सुझाव भी दिए गए हैं। तो इसमें पहला सुझाव तो यही आती है कि 2/3 मत यानी 2/3 इज अ वोट। सर्वप्रथम सुझाव दिया जाता है कि कांग्रेस के कानून तथा राज्य के विधानमंडल के कानूनों को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2/3 मत से निर्णय करना चाहिए और इस सुझाव के अनुसार निर्णय साधारण बहुमत अथवा 5 या 4 से नहीं हो सकती है, बल्कि 2/3 अथवा 6-3 से हो सकती है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। कुछ लोग का यह भी विचार है कि निर्णय जो है 6-3 से नहीं बल्कि 7-3 अथवा 8-1 से होनी चाहिए, जो बहुत बड़ी बात आ जाती है। इस सुझाव को लागू करने के लिए 3 रास्ते हैं। प्रथम जो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्वयं इस सीमा को अपने पर लागू कर ले। दूसरी बात यही होता है कि कांग्रेस कानून पास करके इस सुझाव को व्यवहारिक रूप दे दी जा सकती है और तीसरी बात यही आता है कि संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है। तो इसमें डिमार्क ने साफ शब्दों में बात कहा था कि तीसरा मार्ग सबसे अच्छा है अथवा संविधान में संशोधन करके इस सुझाव को जो है लागू किया जा सकता है। लेकिन बेटेवर जो भी हो, ये तो कहते हैं कानून के लिए ज़रूरी है और सर्वोच्च न्यायालय जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना योगदान देता है।
कहते हैं अगर हम बात करें इसके अगले पॉइंट के जो है दूसरा है जिसमें न्यायाधीश का जो है महाभियोग में रखा गया है। कहते हैं सर 1803 ईस्वी में जो है मारवाड़ी बनाम में जो है मेडिसन के मुकदमे के निर्णय के पश्चात यह मांग की गई थी कि न्यायाधीशों पर जो है महाभियोग चलाकर उन्हें अपने पद से हटा दिया जाए, परंतु इस सुझाव को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना अति कठिन बात हो गई। तो इसको ये मुकदमा ने साफ शब्दों में कर दिया गया था, जिसमें मुकदमा जो है मारवाड़ी बना मेडिसन के रूप में किया गया था, जिसमें जो है न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की बात की गई थी, लेकिन जिसको रद्द कर दिया गया था। यदि बात यहाँ पर करें हम तीसरी पॉइंट के, तो यही बात आता है हमारे समक्ष कि कांग्रेस द्वारा जो है न्यायालय को तोड़ना। संविधान में केवल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन किया गया है, बाकी सभी संघीय न्यायालय कांग्रेस के साथ स्थापित किए गए हैं और कांग्रेस उन्हें समाप्त भी कर सकती है, परंतु डैमेक और डिमार्क ने के अनुसार इस विधि किसी भी रचनात्मक परिणाम की संभावना नहीं रह जाती है। तो इसलिए कांग्रेस द्वारा न्यायालय की तोड़ना सही नहीं रहेगा। बात करें मुकदमे पर सीमित क्षेत्राधिकार का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आरंभिक क्षेत्राधिकार को छोड़कर कांग्रेस उसके बाकी क्षेत्राधिकार के सीमित कर सकती है, तो आरंभिक क्षेत्राधिकार जो है सीमित इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है, परंतु इस सुझाव के विरुद्ध यह कहा जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि मुकदमे पर जो है सीमित क्षेत्राधिकार जो है इस पे भी रखना जरूरी है। तो ये सब सुझाव है जिसको विषय में आपको जानना भी चाहिए और इसको समझने की कोशिश भी करना चाहिए। यदि बात करें अगले पॉइंट के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यायिक विशेष अधिकार को रद्द करने की कांग्रेस की शक्ति दी गई है। बात यहाँ एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि जिन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर दे, कांग्रेस उन्हें कानून को 2/3 जो है मत से अवैध घोषित भी कर सकती है। यह सुझाव जो है सेनेटर्स रोबर्ट एस ऑल फ्लेडर ने दिया था। कहते हैं सन जो है 1924 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय दिया गया था और सन जो 1937 में जो सेनेटर वाटर वियर्स ने इस सुझाव को दोहराया भी था। ये सुझाव संविधान में संशोधन करने के लागू किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी प्रावधान नहीं है, लेकिन संशोधन करना भी अमेरिकन के लिए जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर बात करें यहाँ 6वें पॉइंट का, तो यही बात यहाँ उभर के सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दिया जाए। तो ये सुझाव के रूप में है कि संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, इसकी संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दिया जाए। संख्या बढ़ने का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है जो कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हों, और राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो है 1937 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यू डील्स स्टेटस अवैध घोषित कर दिया था। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने पर बहुत जोर दिया जाता है, परंतु रूजवेल्ट को सफलता नहीं मिली, जो कि बहुत बड़ी विडंबना थी उस समय। उसके पश्चात देखा जाए तो न्यायाधीशों के जो है अनिवार्य सेवावृत्ति भी करना जरूरी होता है। बात यहाँ पर आ जाता है कि अमेरिका में न्यायाधीशों को एक निश्चित आयु पर रिटायर नहीं किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। न्यायाधीश चाहे तो आयु पर्याप्त अपने पद पर रह सकते हैं, या बड़ी अजीब बात है कि प्रायः सभी व्यवसायों में कर्मचारियों को एक निश्चित आयु पर रिटायर किया जाता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक निश्चित आयु पर रिटायर नहीं होना पड़ता है। इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि न्यायाधीशों को एक निश्चित आयु अथवा 70 वर्ष की आयु में अवश्य ही रिटायर कर देना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी खामी है और इस सुझाव को मानना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे में जो है कानून सही रूप से नहीं चल सकती है। अगर बात यहाँ करें न्यायाधीशों के वापस बुलाना, तो यह सुझाव दिया जाता है कि जब न्यायाधीश किसी कानून को अवैध घोषित कर दे तो उस निर्णय पर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम्स करवाना चाहिए और न्यायाधीशों को वापस बुला लिया जाए। ऊपर लिखित सुझावों से ये बात स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति में सुधार करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, परंतु इनमें से एक भी जो है सुझाव नहीं है जिससे यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अमेरिकन जनता सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को महत्व को अच्छी तरह समझती है, इसलिए इस शक्ति को बनाए रखने के पक्ष में है। अमेरिकन जनता यह अच्छी तरह जानती है कि संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि कांग्रेस और अथवा राष्ट्रपति के द्वारा। तो कहते हैं कांग्रेस और राष्ट्रपति को जो है कानूनी शक्ति पर ब्रेक लगाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपके लिए भी महत्वपूर्ण ये है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों ये ज़रूरी था और इस बारे में हमने जाना भी समझा भी है, और इसके साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया, चैप्टर भी ख़त्म हुआ है।
अगला चैप्टर जो होगा राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका में कौन कौन से जो है पॉलिटिकल पार्टी है और इसका क्या महत्व और कैसे जो है ये कार्य करती है। तो अगला जो चैप्टर होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका ये जो है अधूरा रह जाएगा। लेकिन अधूरा तब भी रह जाएगा जब आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। या अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, नहीं तो बाद में ये चैनल आपको मिलेगा नहीं और फिर आप हाथ मेलते रह जाओगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आप लोगों के लिए जो बीए भी कर रहे हैं चाहे एमए कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट जो है इस पे उपलब्ध रहेगा और ये आपको फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको एक बात ज़रूर करना है जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।